अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है तो उनका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है। ठीक, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है तो रेंज ऑफ देयर रिजल्टेंट कितना हो सकता है। ठीक, तो अब सपोज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A, अपने फेवरेट वेक्टर जो कि हम शुरुआत से यूज कर रहे हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और यहां पर जब हम बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है। तो अब देखिए क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर फिक्स्ड है तो A एंड B आर फिक्स्ड, A एंड B फिक्स क्वांटिटी होंगी, जबकि केवल ये थीटा और थीटा के चलते ये cos थीटा वेरी कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम cos theta should be मैक्सिमम, राइट। ठीक है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, यानी कि cos थीटा जब 1 होगा तब रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम होगा। और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। और अगर ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट की वैल्यू यानी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अंडर रूट ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप cos थीटा को 1 पुट कर दीजिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b, यानी कि अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं और उनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो सकता है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब अगर हम इनके रिजल्टेंट के मिनिमम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब इसको पूरा डिराइव नहीं करते हैं, सिंपली फॉर देयर रिजल्टेंट टू बी मिनिमम cos थीटा शुड बी मिनिमम, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। और ऐसा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 हो, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में cos थीटा की जगह -1 पुट कर दीजिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो cos थीटा को -1 पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा -2ab, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a माइनस b, राइट, मॉड ऑफ a माइनस b। तो यहां पर हमने डिराइव कर लिया है कि अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है
मैक्सिमम वैल्यू होगी उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर, और कब होगी, जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा, या यूं कहें कि वो वेक्टर्स पैरेलल या एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होंगे। इससे ज्यादा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा, या यूं कहें कि वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसे केस में उनके रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज मिनिमम वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, यानी मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए समय कम पड़े तो इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को। अब हमने क्या देखा कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर, और कब होगी, when the angle between them will be equal to 0 degrees, या यूं कहें कि वेक्टर्स पैरेलल होंगे। और फिर उनके रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उनके मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर। ये डिफरेंस का सिंबल है जो हमने उधर मॉड ऑफ a माइनस बी लिखा था, उसको ऐसे लिख सकते हैं। और कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, या यूं कहें कि उन ये वेक्टर्स जब एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज equal to or greater than the difference of their magnitudes and will be equal to or less than the sum of their magnitudes. ठीक, राइट। अब देखिए क्या है कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से कि अगर हम रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स यानी ए एंड बी को ट्रायंगल की 3 साइड्स मान लें, तो रिजल्टेंट इज जस्ट अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज अदर 2 साइड्स आर ए एंड बी। तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और दोनों के सम से, बाकी दोनों के सम से छोटी ही होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट हमेशा मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से छोटा होगा अगर एक प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। और अगर प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या होगा, तीनों के तीनों एक सिंगल लाइन पर होंगे, तीनों के तीनों एक सिंगल लाइन पर होंगे। जैसे अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज है तो ये ऐसे होंगे। ठीक, और तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर होगा, और यही पता चलता है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये वाला आपका केस है जब आपका एंगल 0 डिग्रीज होगा या सेम डायरेक्शन में होंगे, तब ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर सिंगल लाइन पर होंगे तो एक दूसरा केस हो सकता है
कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और अगर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे दिया जाएगा। और इस केस में आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर होगा। कब? जब दोनों वेक्टर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि अगर हमें मोर देन 2 वेक्टर्स को अगर ऐड करना हो, इफ यू हैव टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर 2 से अधिक वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो जैसा कि हम अर्थमेटिक में हमें सिखाया गया है कि अगर हमें 2 से अधिक नंबर्स को जोड़ना है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, उनके रिजल्टेंट में तीसरे नंबर को ऐड कर देते हैं, फिर इसके रिजल्टेंट में चौथे नंबर को ऐड कर देते हैं। यानी हमें जोड़ना अगर केवल 2 नंबर्स को आता हो तो भी हम बहुत सारे नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही हम वेक्टर्स में भी करेंगे कि अगर हमें 2 से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना है, अगर हमें 2 से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना है, सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कुछ वेक्टर्स हैं, इन चारों वेक्टर्स को जोड़ना है और हमें आता है केवल 2 वेक्टर्स को जोड़ना अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से वेक्टर ए और वेक्टर बी किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। मैं पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता किनको आप पहले जोड़ते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, और ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में, या यूं कहें कि ए और बी के रिजल्टेंट में थर्ड वेक्टर को ऐड कर दीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे? सी वेक्टर का टेल ए प्लस बी की हेड पर लाइए, तो ए प्लस बी जो कि ये वेक्टर है, इसकी टेल से सी की हेड तक जाने वाला वेक्टर आपका रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को। तो अब आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, एक सिंगल वेक्टर। अब इसमें डी को ऐड कर दीजिए, तो डी वेक्टर का टेल ए प्लस बी प्लस सी के हेड पर ले आइए और फिर ए प्लस बी प्लस सी के टेल से डी की हेड तक जाने वाला वेक्टर आपका ए प्लस बी प्लस सी और डी का रिजल्टेंट होगा, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को। ठीक, तो हमने किया कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से 2 को जोड़ा हमने, 2 का रिजल्टेंट निकाला हमने, इन 2 के रिजल्टेंट में तीसरे को ऐड कर दिया, तो हमारे पास 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया। इन 3 वेक्टर्स के रिजल्टेंट में चौथे वेक्टर को जोड़ दिया, तो हमारे पास चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल गया। ठीक, इसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि देखिए पॉलीगन होगा, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर बनेगा हमें। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन को समराइज कैसे करेंगे कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स, आपके पास जितने भी वेक्टर्स, सबको हेड पर टेल सजाते जाइए। हेड पर टेल सजाते जाइए, चाहे जैसे आ जाए,
और सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता। और फिर जब आपके सारे वेक्टर्स एक दूसरे के हेड पर टेल आ जाएं, तो सबसे पहले वाले की टेल से आखिरी वाले की हेड तक जाने वाला वेक्टर उन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल है कि अगर आपको दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करना है तो सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड करें, फिर उनमें तीसरे को ऐड करें, फिर उसमें तीसरे को ऐड करें और चौथे को ऐड करें, और इस प्रकार से आपको कई दो से अधिक वेक्टर्स का सम मिलता जाएगा। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से क्या करना है, सिंपली हेड पर टेल सजाते जाना है। जब सारे वेक्टर्स समाप्त हो जाए तो सबसे पहले वाले की टेल से आखिरी वाले की हेड तक जाना वाला वेक्टर इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अगर ऐसा सोचिए कि अगर कुछ वेक्टर्स को हमने पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से सजाया और जब हमने एकदम आखिरी वेक्टर को सजाया तो उसका हेड सबसे पहले वाले की टेल पर चला गया। ठीक, तो अब रिजल्टेंट क्या बोला गया है, पहले सबसे पहले वाले की टेल से आखिरी वाले की हेड तक होना चाहिए, राइट। तो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, और यहां पर लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, 0, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना हो गया है, 0। यानी इस केस में हमको मिला है रिजल्टेंट एक नल वेक्टर और 0 वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम कुछ वेक्टर्स को पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग सजाएं और ऐसा करने पर अगर हमें एक क्लोज्ड फिगर मिलती है, अगर हमें एक क्लोज्ड फिगर मिलती है तो उन सारे वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट एक नल या 0 वेक्टर होगा। ठीक, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कुछ वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट एक नल वेक्टर है तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से सजाने पर एक क्लोज्ड फिगर मिलनी चाहिए। बस ये पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन। सपोज ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। साइड्स के नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब देखिए क्या है कि जैसे मैं अगर कोई वेक्टर ए बी लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ए पर है और हेड बी पर है। यानी जैसे मैंने यहां पर ए बी लिखा है तो ए बी का मतलब हो गया ए पर टेल और बी पर हेड, राइट। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर ई डी इज इक्वल टू n
ए ओ। अब ये ओ पॉइंट कहां पर है, तो एडी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी डायगोनल, एडी डायगोनल का ठीक मिड पॉइंट है ओ, और एल एक स्केलर है, मतलब इन सारे वेक्टर्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई डी इज इक्वल टू एन टाइम्स स्केलर टाइम्स ए ओ लिखा गया है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी, राइट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, कितने टाइम्स ए ओ होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू एन ए ओ। इसमें भी आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है। पहला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई डी इज इक्वल टू एन ए ओ, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू एन ए ओ, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। सॉरी, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और फिर जब सॉल्व हो जाए या ना हो, यानी अपनी पूरी कोशिश करने के बाद तब सॉल्यूशन देखिए। तो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जैसे आपका ये एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और ये आपका ए डी का मिड पॉइंट ए ओ। तो पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक, प्लस ए ई, नहीं ए ई नहीं, ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई डी, राइट। ये कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ए ओ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए ओ। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या, ए बी और ए बी की हेड पर BC का टेल, BC की हेड पर CD का टेल, तो AB प्लस BC प्लस CD कितना हो गया, वेक्टर AO, सॉरी AD, राइट, ठीक है। और इसी तरह से AF की हेड पर FE का टेल और FE के हेड पर AD का टेल। तो अब इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या हो गया, वेक्टर AD। तो ये भी कितना आ गया, वेक्टर AD इज इक्वल टू N
ए ओ, राइट। अब देखिए क्या है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में डायगोनल का, ये चूंकि ये डायगोनल का मिड पॉइंट है या एडी का मिड पॉइंट है, तो हम एडी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एओ। सिमिलरली इस एडी को भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एओ। तो ये हो गया एन ए ओ, तो ये आपका हो गया 4AO इज इक्वल टू NaO। तो ये हो गया है आपका N इज इक्वल टू 4। दूसरे क्वेश्चन के लिए, सपोज आपका ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, और ये एक लाइन खींच देता हूं ए डी, और ये मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि आपको क्या करना था, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ, ठीक। इसको वेक्टर ए ओ के टर्म्स में लिखना था, राइट। तो ए बी को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर ए सी को आप देख लीजिए, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ए बी प्लस बी सी, ये कितना हो गया ए सी, राइट। तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। एडी को एज इट इज छोड़ देते हैं, अब लिखते हैं हम एई को। तो एई को हम लिख सकते हैं, जैसे एसी को हमने लिखा था ए बी प्लस बी सी, वैसे ही हम एई को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई का रिजल्टेंट क्या है एई। तो ए हो गया आपका ए एफ प्लस एफ ई, ठीक, और फिर ये ए एफ, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस एक्सप्रेशन को एक बार और लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी, ठीक, और आपके पास दो प्लस इस एफ और इस एफ को देखते हैं। तो ये एफ वन लाइन और ये सी डी वन लाइन, इन दोनों को ध्यान से देखिए। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम लेंथ के होंगे और पैरेलल होंगे, ठीक। यानी एफ वेक्टर जो है एग्जैक्टली सी डी वेक्टर के बराबर होगा। तो एफ को हम लिख सकते हैं सी डी वेक्टर, ठीक। तो ये दो एफ, तो यहां पर आ जाएगा दो सी डी प्लस एफ ई। अब एफ ई को देख लीजिए, एफ ई वेक्टर, सिमिलरली एफ ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बी सी वेक्टर, राइट। तो एफ ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी सी वेक्टर, ठीक। अब देखिए क्या है, इसको हम
इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से यहां लाते हैं। ठीक, तो अब अगर इसको देखें तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो गया। फिर दो BC हैं तो ट्वाइस ऑफ BC, फिर दो CD हैं तो ट्वाइस ऑफ CD, यहां 2 है, प्लस AD, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से AB प्लस BC प्लस CD ये कितना हो गया, AD के बराबर। तो ये हो गया 2AD प्लस AD, तो ये कितना हो गया है 3AD, राइट। अब चूंकि O AD का मिड पॉइंट है, क्योंकि O AD का मिड पॉइंट है, तो AD को हम लिख सकते हैं 2AO, 2AO, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 6AO, राइट, 6AO। तो N की वैल्यू हो गई है 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, हेड पर टेल सजाते जाइए, फिर सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर कुछ वेक्टर्स का रिजल्टेंट नल वेक्टर है तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग उनको एक पर एक सजाने पर हमें मिलनी चाहिए एक क्लोज्ड फिगर। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कुछ वेक्टर्स को पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग सजाने पर हमें अगर एक क्लोज्ड फिगर मिलती है तो उन सबका रिजल्टेंट होगा एक नल वेक्टर, राइट। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हेडिंग डाल दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसे केवल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लिखते हैं, परंतु इसी में सब्ट्रैक्शन भी रहता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। यह आपको कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो नहीं देगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने का, ठीक। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की तरह हम एक फॉर्मूला नहीं डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। ये केवल ज्योमेट्रिकली दे पाएगा, लेकिन इस पर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि अगर आपको दो वेक्टर्स ए एंड बी, शुरुआत से ए एंड बी लेके चल रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी का रिजल्टेंट निकालना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते थे, हेड पर टेल लाते थे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर्स का टेल एक जगह पर लाएंगे, दोनों वेक्टर्स का टेल एक जगह पर लाएंगे। सपोज ये ऐसा होगी और दोनों के बीच का एंगल कुछ है, ठीक। जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में करते थे ना, दोनों वेक्टर्स को ऐसा खिसकाते थे कि उनकी टेल पर टेल आ जाए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में भी यही करेंगे
कि ऐसा खिसकाएंगे कि दोनों का टेल एक जगह पर आ जाए, राइट। और अब क्या करेंगे कि इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स मानते हुए इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने का एक उपाय क्या है कि यहां से इसके पैरेलल और इसकी लेंथ के बराबर एक लाइन खींच दी जाए, राइट। ठीक है, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो अब देखिए क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर आपने दोनों की टेल पर दोनों वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको टेल पर टेल लाएं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, तो दोनों वेक्टर्स की टेल से शुरू होने वाला वेक्टर आपका रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। और जो दूसरा वाला जो डायगोनल होगा ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा आइदर वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर बी माइनस ए, डिपेंडिंग अपॉन कि हेड कहां पर रखते हैं आप, राइट। तो अगर हेड बी की हेड पर रहेगा तो रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए, और अगर यही हेड ए की हेड पर आ जाए तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, हेड माइनस टेल, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सिंपली क्या है कि दोनों वेक्टर्स का टेल पर टेल लाइए, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, तो दोनों की टेल से शुरू होने वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन हेड कहां पर रखते हैं आप, ठीक। तो अगर हेड बी की हेड पर रखते हैं तो होगा बी माइनस ए, और अगर हेड ए की हेड पर रखते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसको याद रखने का सिंपली एक रूल मैंने बनाया है कि हेड माइनस टेल, जहां पर हेड होगा उस वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर, ठीक। यह हो गया पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्ट, ठीक। अब इसको डिराइव कर लेते हैं। तो डेरिवेशन में देखिए, मैंने आपको जैसा कि एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे बेसिक रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सबसे बेसिक रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बाकी सारे रूल्स उसी से डिराइव किए गए, जैसा कि हमने पॉलीगन लॉ को देखा, वो जस्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का एक एक्सटेंशन है। ठीक इसी प्रकार से पैरेललोग्राम लॉ भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है। जैसे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर हम निकालना था तो हमें क्या करना था, ए को खिसका करके बी के हेड पर ले आते,
या बी को खिसका करके ए की हेड पर ले जाती। राइट, ऐसे ही करते ना, हेड पर टेल, किसी को एक को खिसका करके दूसरे की हेड पर, किसी भी एक को खिसका करके उसका टेल दूसरे के हेड पर ले जाना है। तो सपोज आप ए को खिसकाते हैं इसी के पैरेलल, तो चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसको अगर इसके पैरेलल खिसकाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और फिर आगे करेंगे तो एग्जैक्टली ये जो ए है ये इस पैरेललोग्राम के इस साइड में फिट हो जाएगा, सेम लेंथ और इसके पैरेलल। तो ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, पहले वाले की हेड से दूसरे वाले की, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक जाने वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट हो। सिमिलरली आप बी को खिसका सकते हैं, तो जब आप बी को खिसकाएंगे तो ये कहां पर आएगा, एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा। और अगर ये यहां पर आ गया मतलब ये जो है ये वी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर से पहले वाले की टेल यानी ए की टेल से बी की हेड तक जाने वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी। अब देखते हैं, अब हम प्रूव करते हैं कि दूसरा डायगोनल ए माइनस बी या बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने सीखा था कि अगर किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, जिससे आपको उसका नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा और फिर उसको ऐड कर दीजिए। राइट, तो ये मिल गया हमें माइनस बी वेक्टर। अब अगर ए और माइनस बी को ऐड करना है तो अब हमने पास दो रूल्स हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेता हूं, दोनों का टेल ए और माइनस बी का टेल एक जगह पर है। अब मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसके पैरेलल माइनस बी के पैरेलल यहां से एक लाइन खींची जाएगी। राइट, माइनस बी के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींची जाएगी और माइनस बी किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है, यानी यही लाइन सीधा एक्सटेंड हो जाएगी। राइट, और फिर ए के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच देते हैं तो आपका ये पैरेललोग्राम बना। तो ये वाला जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ये वाला डायगोनल, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी ए और माइनस बी का रिजल्टेंट या सम, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, और जहां तक फिगर है तो फिगर से एकदम क्लियर है कि ये इस वाले पैरेललोग्राम का ये डायगोनल और इस वाले पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल एकदम सेम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि कैसे एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स रिजल्टेंट और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स हों तो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स रिप्रेजेंट करेंगे उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट और डिफरेंस को। राइट, उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट और डिफरेंस को। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड आउट द कंडीशन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द कंडीशन such that between vector A and vector B
such that vector A minus vector B and, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन such that vector A minus vector B is perpendicular to vector A plus vector B, या फिर और दूसरा हो जाएगा आपका such that vector A magnitude of vector A minus B is equal to magnitude of vector A plus vector B। ठीक, तीसरा such that vector A minus vector B and vector A plus vector B are equal as well as perpendicular to each other, यानी इक्वल भी हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज और परपेंडिकुलर भी हो जाए, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में आपका रिजल्टेंट और डिफरेंस की बात की जा रही है। तो रिजल्टेंट और डिफरेंस की कंडीशन दी गई, यानी कि अगर हम मान लें कि वेक्टर ए और बी किसी पैरेललोग्राम के कॉन्सेक्यूटिव साइड्स हैं, तो हमें उस पैरेललोग्राम के डायगोनल की कंडीशन दी गई। जैसे पहले केस में क्या होना चाहिए कि डायगोनल्स शुड बी परपेंडिकुलर, तीसरे केस में क्या होना चाहिए, डायगोनल शुड बी इक्वल, तीसरे केस में क्या होना चाहिए कि डायगोनल्स शुड बी इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज आप लोग 9th क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन जिसमें कि a माइनस बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, मतलब डायगोनल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसा पैरेललोग्राम खोजना है जिसमें डायगोनल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऐसा डायगोनल क्या होता है, क्या कहलाता है, रोम्बस। ठीक, यानी कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी डायगोनल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी वो डायगोनल कैसा होगा, रोम्बस होगा। ठीक, वो डायगोनल कैसा होगा, रोम्बस होगा। और रोम्बस की कॉन्सेक्यूटिव साइड्स का क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे आर इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। ठीक, या इसको रिवर्स वे में समझ सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से उनको ऐड करेंगे तो एक रोम्बस बनेगा, और उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट और डिफरेंस भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब दूसरे केस पर आते हैं। तो दूसरे केस में क्या बोला गया है कि सम एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी कि डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। और डायगोनल्स बराबर किस प्रकार के पैरेललोग्राम में होते हैं? ठीक, तो डायगोनल्स बराबर होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, परंतु याद रहे कि स्क्वायर एक स्पेशल केस है
रेक्टेंगल का जिसमें दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। किसी रेक्टेंगल के दोनों साइड्स अगर बराबर हो जाएं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम लिख लेते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इन दोनों ही केसेस में आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कंडीशन क्या होती है, या दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के बीच में कंडीशन क्या होती है कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहले केस में हमने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो रोम्बस बनेगा, और रोम्बस के डायगोनल्स जो कि परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे वेक्टर्स का सम एंड डिफरेंस परपेंडिकुलर होगा। दूसरे केस में हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो रेक्टेंगल या उसका स्पेशल केस स्क्वायर बनेगा, और इसमें डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनके सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। ठीक, अब क्या बोला गया है कि डायगोनल्स a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल भी होने चाहिए और परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी हमें ऐसे पैरेललोग्राम को खोजना है जिसमें डायगोनल्स इक्वल भी हों और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हों ठीक, तो ऐसा डायगोनल क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, स्क्वायर। और स्क्वायर में खासियत क्या होती है कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, एज वेल एज दोनों कॉन्सेक्यूटिव साइड्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए।